आपकी प्यारी वाली विजय अमन, जिसको आप देखते और सुनते हैं द हिंद रेडियो पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। और वैसे तो हर एपिसोड में कुछ हमें ऐसा एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलता है वो या तो क्रिएट करी हो। और आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही है, हमारे पास इंस्पिरेशन है, यूथ आइकॉन है, जिन्होंने काफी सारे ट्रेंड्स जो है वो करे हैं इंडस्ट्री। और हमारे आपके हम सबके बचपन के साथी हातिम यानी कि राहिल आज हमारे साथ शो में है नो योर सेल्फ। राहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि एक जरिया बन गया मेरे सारे फैन से बात करने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक इतना सोशल मीडिया फ्रेंडली था ही नहीं। तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अमन। एंड नमस्कार, हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल माय फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे लगता है अब आप सोशल मीडिया पे अभी नए नए जो आपने बनाया है अपना आईडी और आप यूज टू हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो मुझे लगता है इतनी सारी फ्लड आने वाली है अब आपके सोशल मीडिया पे, जब आपके फैंस को पता लगेगा दैट राहिल इज देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर टू कनेक्ट विद। तो मुझे लगता है आप फिर भर जाएंगे पूरे इतने सारे ढेरों प्यार वाले मैसेजेस से। इंशाल्लाह, आई जस्ट होप सो, क्योंकि उससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं। क्योंकि जब से मैं अपना करियर शुरू किया था, अभी इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 decades, 20 साल हो गए हैं। और मैं कभी भी मुझे सिर्फ मेरे शोज में देखा करते थे। ना मैं कहीं अवार्ड फंक्शंस में दिखाई देता हूँ, ना कहीं रियलिटी शोज में दिखाई देता हूँ। मैं सिर्फ अपना किरदार निभाता हूँ एंड अगेन आउट। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत एक्साइटिंग है। इवन आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड देन देम। बिल्कुल। रियलिटी शो की जो आपने बात करी, हमें लास्ट सीजन में बिग बॉस 13 में काफी सुनने को मिला था दैट राहिल वुड बी देयर एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। हम काफी एंड तक वेट करते रहे, लेकिन हम नहीं आपको वहां देख पाए। तो आपका प्लान है बिग बॉस 14 में या आने वाले किसी सीजन में वहां जाने का? दरअसल मुझे भी शॉकिंग था, क्योंकि जब वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था या कहीं यूट्यूब में देखा था कि राहिल इज वन ऑफ द व्हाट यू से वाइल्ड कार्ड एंट्री कॉन्टेस्टेंट फॉर बिग बॉस। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई उसमें फैसला लिया ही नहीं गया था मेरी तरफ से। हामी बिल्कुल नहीं भरी थी मैंने। यस, मुझे ऑफर्स आए थे और इस साल भी आया है। लेकिन आई फील आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट, बिकॉज उसके लिए हैट्स ऑफ टू जितने भी लोग वहां पे जाते हैं और रह पाते हैं। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन वहां पे कितने ऑलमोस्ट 100 डेज के ऊपर रहना बिल्कुल आसान बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैं अगर 1 घंटा या सवा घंटा रह जाऊं, बहुत बड़ी बात है। सो आई डोंट थिंक सो आई एम कट आउट फॉर दैट। सो इसके लिए तो फिलहाल तो नो, आई डोंट थिंक सो, नो बिग बॉस फॉर मी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको जबरदस्ती लॉक कर दिया जाए बिग बॉस के हाउस में, तो आपकी क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें अवॉइड करेंगे उसके अंदर? मैं खुद अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूंगा। मैं किसी से मिलूंगा ही नहीं, बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू माई लाइफ स्टाइल। मुझे मुझे इस वक्त पे ये चाहिए, जैसे इस वक्त पे चाय चाहिए, इस टाइम पे आई नीड माई नैप। तो अगर वो वहां पे कोई कंडीशंस डालता है कि यू कांट डू दिस और यू कांट डू दैट, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू डू इट। वहां पे कुकड़ू बच जाता है। सॉरी वहां पे सोने भी नहीं देते हैं। यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट, वरना कुकड़ू बच जाता है। हाँ, वो नहीं, बिकॉज आई लव माई आफ्टरनून नैप्स। So I don't think so I'll be able to do that. So in fact, okay, if it is अगर एक फैन से कनेक्ट करने का जरिया है तो उसके जरिए बहुत है जी। उसके लिए मुझे I don't think so I have to take the effort of going there and staying for so many days. तो अव्वल बात यह है कि मैं वहां पे, जैसे मैंने कहा ना आपसे, कि मैं टिक ही नहीं पाऊंगा वहां पे। लेकिन आपके पास एक खासियत है जो वहां किसी के पास नहीं थी, ना होगी, ना कभी भी आने वाली है। वो है आपके पास वो हातिम वाली स्वॉर्ड है जिससे आप सबको करके भगा देंगे। हातिम वाली स्वॉर्ड अगर मेरे पास होती ना,
तो सबसे पहले आपको पता है मैं किस पे इस्तेमाल करता? गेस करो। आई डोंट नो। फिलहाल सिचुएशन क्या चल रहा है? कोरोना, राइट। या कोरोना, एब्सोल्युटली, ट्रस्ट मी। राइट। सो कोरोना बिकॉज बहुत वायरस की बहुत लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी तकलीफ उठाए हैं सब लोगों ने कि काश, मुझे कई लोग पूछते हैं अगर आपके पास वो जादुई तलवार होती तो आप क्या करते? राइट। कसम से मैं उसको कोरोना को फाड़ देता। एंड आई थिंक एक और हम लोग टीवी शो बहुत देखते थे, शाका लाका बूम बूम, जिसमें वो पेंसिल होती थी। एंड आई विश वो पेंसिल असली में होती और हम उसकी मेडिसिन बना देते और वो सच में आ जाती। जी। Right. So I think thanks to the TV industry out there, all the script writers, हमारा childhood इतना amazing रहा है, इतना amazing रहा है, और मुझे लगता है आज के टाइम पे वैसे shows नहीं आते अब टीवी पे। अमन, मैं आपको बताऊं, सरप्राइजिंगली जितना हातिम का जिक्र अभी हो रहा है, ओके, उतना मैंने पहले मैं उतना महसूस किया ही नहीं हूं। 2003 एंड में हातिम रिलीज हुआ था और 2004 एंड में हातिम की स्टोरी खत्म हुई थी। उस दौरान आई वाज शूटिंग इन बड़ौदा। मैं वहां पे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए था, अप एंड डाउन कर रहा था मुंबई से। उस वक्त मुझे बिल्कुल एक एहसास हुआ ही नहीं कि द शो इज बीइंग लव्ड बाय एवरीबॉडी एंड रेटिंग्स उसकी अच्छी आ रही हैं, क्योंकि शायद उस टाइम पे मीडिया वैसा नहीं था जो आज है। तो बाकी में जो हातिम का जो एक सक्सेस, कोई भी एक एक्टर जिसका शो हिट होता है या फिल्म हिट होती है, तो वो उसका सक्सेस फौरन एंजॉय करता है जी। हमें इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिलने लगता है अगर वो सक्सेसफुल हो तो। बिल्कुल। लेकिन सच बात बताऊं, मुझे हातिम में ऐसा कुछ महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक मेरा शो कंप्लीट हुआ था, मैं 1 साल बड़ौदा में था जी। यहाँ पे वापस आया तो हातिम जैसे ही ऑफ एयर हुआ, उस टाइम पे आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन अदर कैरेक्टर्स। ओके, अब हातिम जो एक्चुअली लोगों की नजरों में आने लगा, वो तब था जब उसके रिपीट्स स्टार्ट हुए। ओके। हाँ, हातिम के जब रिपीट स्टार्ट हुए स्टार उत्सव पे और दूसरे चैनल्स पे, तब अचानक अबाउट 4 साल के बाद 2008 के आसपास, तब मुझे सब लोग, जब भी मुझे कहीं भी जाता था, मैं वहां पे मुझे देखते थे तो हातिम का जिक्र होता था, तो मैं हैरान रह जाता था, इसी भी शौक कि अभी क्यों, क्या हो क्या रहा है। देन आई रियलाइज उसके रीरन्स चल रहे हैं। वो दिन और आज का दिन, इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड मुझे आई फील हातिम इज द वन शो which has been repeated the maximum number of times on Star Network. Right. अभी तक तो आई थिंक ऑलमोस्ट 15-16 बार उसका रिपीट हो गया। एंड अभी भी अगस्त 10 से वापस फिर बिग मैजिक पे आने वाला है। ओह वाओ, आई एम गोना वॉच फॉर श्योर। तो अभी मैं जो भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, और चाहे वो इंस्टा हो या दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे एवरीबॉडी इज सो डिलाइटेड टू सी मी एंड रिमेंबर देयर चाइल्डहुड। राइट। ओके, हाँ, तो सबसे पहले तो द मोमेंट दे से कि थैंक यू सर, यू मेड आवर चाइल्डहुड, मैं सबसे पहले आईने में अपना चेहरा देखता हूँ कि कहीं मैं बुजुर्ग तो नहीं हो गया हूँ। एंड देन आई रियलाइज नो, आई एम लुकिंग मच यंगर देन व्हाट आई यूज्ड टू लुक इन 2004। राइट, एग्जैक्टली। तो वैसे इस बात से मेरे को एक बात कनेक्ट करी कि जब हातिम 2003 में इट रिलीज्ड आउट, तो दैट टाइम मैं 3rd क्लास में थी और मैं इतने शौक से वो सीरियल देखती थी। एंड माय मदर यूज्ड टू पुट कंडीशंस ऑन मी, अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, हातिम नहीं देखने दूंगी, और रिमोट छुपा देती थी लिटरली। हाँ। और एग्जाम्स में, और मुझे लिटरली एग्जाम्स में इजाजत तब मिलती थी, जो मेरा क्वेश्चन पेपर होता था मैं घर लेके आती थी, तो मेरी मदर मुझसे आंसर्स पूछती थी कि इसमें तूने क्या लिखा, इसमें तूने क्या लिखा, अज्यूम करने के लिए कि कितने मार्क्स आएंगे। तो अगर तो उनको लगा कि मार्क्स कम है, उस दिन बस हातिम ने भी देखने देना। और मुझे आज भी याद है, मैथ्स का एग्जाम था और मेरे जिस दिन रिजल्ट आया था, तो उस दिन मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए थे मैथ में, मैं फेल हो चुकी थी मैथ्स के अंदर, और मेरे आई थिंक 100 में से मेरे 5 या 10 मार्क्स कुछ ऐसे ही आए थे। अच्छा। और मेरी मॉम ने मुझे 1 हफ्ते तक हातिम नहीं देखने दिया था, और मैं डेली इतना रोती थी, मैंने कहा मम्मा मिस हो जाएगा, और उस टाइम पे रिपीट्स नहीं आते थे एक्चुअली,
जो हाँ, टाइम या करेक्ट आते थे। करेक्ट करेक्ट, इट वाज वंस इन अ वीक, राइट। 1 घंटे का था ना, 8 से 9। या आजकल तो अगर आप देखो जो रात को सीरियल्स आ रहे हैं वो दोपहर को भी सेम रिपीट हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। या तो मतलब अब मैं बड़े होके मैंने देखा, जो मैं थोड़ा बहुत मिस करती थी, मैं यूट्यूब पे जाके देखती थी एंड देन उसके बाद काफी। हाँ, मैं एक और बात बता दूं आपको, ये शायद किसी को पता नहीं होगी। हातिम, जो आप लोगों ने जो देखा, अ, वो एक्चुअली वैसा प्लान्ड था नहीं। अच्छा। बेसिकली हातिम, जब व्हेन दे अप्रोच्ड मी फॉर हातिम, उस टाइम पे मैं स्टार प्लस पे एक सीरियल कर रहा था, भाभी। ओके। आफ्टरनून स्लॉट्स थे, तो उसमें कई सीरियल्स आ रहे थे, उसमें भाभी वाज नंबर 1। जी। एंड तो उसमें से उन्होंने मुझे चूज किया, और देन दे कास्टेड मी इन ओके। हातिम। जी। अब जब कास्टिंग हुई थी तो बेसिकली उससे पहले हातिम वाज मेंट फॉर सम अदर चैनल। ओके। हातिम वाज नॉट फॉर स्टार। ये बात मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे बताई थी, इसलिए मुझे याद है। आई थिंक इट वाज फॉर, आई थिंक डीडी और समथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। या सो, बट जिस तरह से उन्होंने उसको शूट किया, और जब स्टार ने उसको देखा था, हम्म। so they immediately plan to launch the show जी। on their network, जी। and then rest is history. बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली हमने देखा कि आपको जैसे यूथ लेजेंड्स को बाइकिंग का बहुत शौक होता है, और हमने भी देखा है, रिसर्च किया काफी आपके ऊपर, तो हमें भी पता लगा आपको भी बाइकिंग का काफी शौक है और आप काफी बाइक राइड्स करते हो, बहुत ज्यादा नॉलेज भी रखते हैं आप बाइक के इनसाइट्स के बारे में। तो अपने इस थोड़े से शौक के बारे में हमें भी बताइए। Basically क्या हुआ था, जो मेरी पहली फिल्म थी, जी। uh, which I watched in the theater, was मुकद्दर का सिकंदर। ओके। तो उसमें I saw बच्चन साहब in that song, रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ। जी। So I was sitting next to my mom, and I told mom, "See, mama, when I grow up, now even I'm going to ride a bike like that." So तब से मुझे I'm crazy about bikes. ओके। And see, the more anyone protects you, यहाँ पे मैं parents का जिक्र करूँगा, कि the more they protect you from something, you always want to do that more. राइट। It's a human psychology. Okay. तो आप अगर, अब क्योंकि अभी खासकर लॉकडाउन में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आज तक लोगों को नहीं बोला गया कि घर पे बैठो, बाहर मत निकलो। राइट। राइट। ऑलराइट, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ऐसे कई लोग हैं जो घर पे ही बैठते हैं मोस्टली। ऑलरेडी क्वारंटाइन है, लेकिन वो क्वारंटाइन सब। एग्जैक्टली घर पे बैठने, जो ऑलरेडी जो घर पे बैठते हैं, और जो जिनको ज्यादा बाहर निकलने का शौक नहीं होता है, लाइक मी, आई डोंट गो आउट, ओनली वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आई गो आउट। ओके। तो जब उनके दिमाग में डाला जाता है कि आप नहीं जा सकते, दैट्स द टाइम उनके दिमाग में आता है कि क्यों नहीं जा सकता। वो ये भूल जाते हैं कि अगर लॉकडाउन जब नहीं था तभी भी हम बाहर नहीं जाते थे। ओके, तो खैर बाइक्स का ये कहा गया था कि नो बाइक फॉर यू, नो बाइक फॉर यू एट ऑल। जी। खैर, thanks to my dad, he got me my first bike, which I don't call a bike. It was a scooter kind of a thing called Kinetic Honda. उस राइट। टाइम पे Kinetic Honda थी, okay, राइट। and it was a self start. So खैर जो भी, first he said I'll get you a TVS. अच्छा। आपको TVS, अगर आपको याद है तो लूना और TVS आया करती थी पहले, राइट। and it was almost like fixing a motor in a cycle. ट्रू। You know, it was, if you Google that, you'll come to know. माय तो मदर। मैं बोला, yeah, yeah. So I was like, me, 6-footer, sitting on the Luna. No, chi. So then he got me that bike, and I still thank him for that. And but still, वो मेरे जहन में वो बात थी कि यार मुझे geared bike चलानी है. जी। Okay. And I was never fond of sports bikes. ओके। क्योंकि sports bike में झुकना पड़ता है. जी। राइट। क्यों झुकूं मैं? झुक तो हम सिर्फ ऊपर वाले के आगे झुकते हैं, है बिल्कुल। क्या नहीं? So I wanted something, jokes apart, actually I wanted something like, like a cruiser, like where you sit tall, okay, and you have the handlebar like this. So I always had that. जी। जी। And I always wanted to modify the bike according to the length of my arms and my height and my feet. So वो था. So, and one of my favorite
bikes are Harley Davidson. जी. So basically, yeah. So like I said, I'm really crazy about Harley Davidson. But Harley Davidson ka, you see, it's a product which is so original. You know, you cannot kind of have any modification done. जी. And and you have customized. You cannot customize it the way you want it. जी. So I thought कि for the time being, let me have a bike wherein I can keep changing the design every 6 months. Okay. So the best bike for that is a Bullet. जी. So I got a 500cc Bullet for myself, and then I started working on it. So I have done many modifications on the same bike. You know, so I have my painter, I have my chrome guy, I have my accessory guy. So I have my own inputs. Then I take a few suggestions from them. So it was like, see, basically when I start something, I get into it totally. I'm very passionate about it. Then the moment I'm off it, I don't even remember if I've done it. So right now I don't have a bike. Okay. Right now I don't have a bike. Because मैंने उसको इतने modifications किए हैं उस बाइक पे, फाइनली वो बाइक को बेचारी उसकी जान ही खत्म हो गई. So now I'm just giving it some time, and then I think probably I'll go in for a Harley very soon. Great. So I think we can have a ride. But having said that, yes. But having said that, even if I had to travel for even 50 meters, I would wear a helmet. Most important. Yes. ये जो किसी को हीरो बनना है सिर्फ फिल्म्स तक ठीक है, but not in real life. Don't ever ride a bike without a helmet. बिल्कुल. And don't ever drive a car without a seatbelt. Right. You never know. You might think, oh, I'm young, nothing will happen to me. वो बहुत जवानी का जोश होगा. But trust me, वो एक हवा का झोंका होता है. जी. So you know what I mean. Yeah, seconds की गेम होती है. Sorry. तो मैंने ये आपने आई थिंक एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है हेलमेट के लिए. मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में जो युवा है, जो यूथ हैं, वो ना इसलिए हेलमेट डालते हैं कि चालान हो जाएगा. उस चालान के डर से दे वेयर, नॉट फॉर देयर सेफ्टी दे वेयर. एब्सोल्युटली. वो हाथ में पकड़े होते हैं. हाँ. कई लोग तो हाथ में पकड़े होते हैं, जैसे ही कॉप को देखा पहन लिया. हाँ. तो नहीं, see, they don't realize it now. See, whether it is helmet or even whether it's trash riding or driving, you're not going to get anything out of it. क्या किसको प्रूफ करना है, क्या दिखाना है आपको जी, किसको इम्प्रेस करना है. ठीक है, जिस लड़की को आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, मैं बता दूंगा उनको कि यू आर फैंटास्टिक. डोंट. इट्स, देखो घर पे देयर इज अ फैमिलीज वेटिंग फॉर यू. आपके मम्मी डैडी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, who all care for you. So don't. So not only now, even since the time I've been in college, I have never, ever tried to speed up or whatever. Okay. If you're extremely professional, if you're into that field, if you're a racer, then it's a different thing. But that too, उसके लिए एक जगह होती है जहाँ पे करना है आपको. Right. But that also is a very risky sport. देखो risk तो आप ये कहोगे कि राहिल रिस्क तो हर चीज में है. Even if you're walking on the road, anything can happen. But बाबा, precaution is better than cure. Right. Definitely. बिल्कुल. आपने एक सीरियल और किया था जो काफी, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है हॉरर शोज से. तो सीरियल जो आपने किया था, कोई है जो आपने किया था, आपने काफी टाइम तक किया था. एंड आई थिंक उस टाइम पे और मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर आई कंपेयर द हॉरर शोज, अभी तो वैसे बहुत, मतलब मुझे लगता है ना के बराबर हो चुके हैं ऐसे हॉरर सीरीज. आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? व्हाई देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन दिस ट्रेंड? No. So first of all, let me tell you कि जो Shkoi है, that was just a cameo I had done. It was a 4-episode story, okay, which was called Aryaman, and I was playing Aryaman.
जी जी He's a ghost hunter. जी Okay. But before that, I did a show with the makers of CID known as Achanak 37 Saal Baad, जी जी which fared extremely well on Sony, and it was scripted very well, and it was based on there was an English film called Omen. राइट There's a child, there's a demon child who was born with a 666 written on his head. You know, so isme we had that symbol of 37 on my arm. ओके So he's an evil child. Okay. So when he grows up, so I played the 25-year-old guy in that us waqt. And that show fared very well, and that was I feel uh, more of a horror. See, actually क्या होता क्या है, the moment horror हमारे दिमाग में horror लफ्ज के बारे में हम सोचते हैं तो immediately वो भूत प्रेत ऐसे वैसे कुछ अजीब सा दिखने लगता है. But it's not that. Actually, in real also it is not that. Paranormal में ऐसी चीजें नहीं होती हैं. जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितनी भी नॉलेज है मुझे थोड़ी बहुत पैरानॉर्मल से के स्टडी में जितना भी इल्म मैंने हासिल किया है, इट्स नॉट दैट. एंड दीज थिंग्स डोंट हार्म यू. जैसे द वे इट्स शोन ऑन फिल्म्स, वेदर चाहे वो हॉलीवुड फिल्म्स हो या हिंदी फिल्म्स हो, दे डोंट हार्म यू. See, they are kind of entities. They are present, okay, but they are not so powerful that they would come like this, जैसे बताते हैं like a bhoot and harm you or something like that. Okay, so this is my thought. This is my perception of it. Maybe दूसरे लोग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके साथ experiences हुए होंगे. I totally agree with them. But तो so basically I'll tell you, अभी जो आपने कहा कि अभी काफी कम हो गया, I feel अभी काफी इंटेलिजेंट हो गया है. See, क्वांटिटी कम हो गई है, क्वालिटी बेहतरीन हो गई है. If I just off late saw a show, saw a film on Netflix called Bulbul. You must watch that. Okay. A very good, very well made show. I mean, a very well made film called Bulbul. Okay. And it is about paranormal. So it's very nice and it's horror. उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भूत आ रहा है, ऐसा आ रहा है, but it scares the hell out of you. जी. You know, so it is there. Hey, अभी भी there is another film, Pari. Okay. There was another film called Pari which I saw. I think Anushka Sharma. I don't know. कोई तो थे उसमें. I'm not remembering that. That is also a very well made film and very good content. तो ऐसा नहीं है कि कम हुआ है. Yes, Hollywood में कम हुए हैं. Hollywood में if you see, because I love watching horror films, वहाँ पे बहुत कम हो गए हैं अभी. In fact, I feel the cinema out here, as far as paranormal and all this is concerned, it's way better than Hollywood today. As of today, I feel. Because over there, वहाँ पे actually, if you see, वहाँ पे actual भूत प्रेत दिखाने लगे हैं. You know, the literal thing, the scary face. But the films in India, whether it's on the OTT platform or for the theaters, I think they are very well made. And I'm really proud of that fact. बिल्कुल. So आपने जो आपका most happening show था, most viral show था हातिम, उसके सेट के अंदर से कोई ऐसी मेमोरी जो आपको शो में मतलब बहुत मजा आया हो, या कोई भी एक ऐसी यादगार चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा खास एक मोमेंट था? देखो, मजा तो हमेशा आता था, so I don't remember one particular moment. हाँ, एक मोमेंट है wherein एक घुड़सवार था, उससे मेरी फाइट चल रही थी तलवार से, एंड वो ऑब्वियसली घोड़े पे बैठा था, वो तो उसकी हाइट थी, एंड उसकी तलवार जो है यहाँ पे मुझे कट हो गया उसकी तलवार से. अच्छा. एंड कट, एंड आई वाज कंटिन्यूइंग द शॉट, एंड सडनली आई रियलाइज कि the blood is overflowing. So that one thing I can never forget, because I still have stitches here. Oh. And then immediately they had to pack up. And but I continued shooting the next day. उसको हमने ऐसे जताया, उसमें एपिसोड में ऐसे किया हमने कि एक्चुअल हातिम को
चोट आई है और उसने अपने सर माथे पे कुछ कपड़ा बांध लिया है। जी जी जी। तो एक्चुअल रियल में वो चोट लगी थी। ये मैं अपने लास्ट एपिसोड में भी बात करी थी फेस पे स्कार्स के बारे में। सो वी हैड ज़ैरेड ऑन द शो लास्ट, जिनके साथ अभी जो आपने सीरियल किया है दिल जैसे धड़के धड़कने दो में, जो युग है। जेडी, so he was there to be talking about the same thing as well. फेस के ऊपर स्कार्स की बात ही हम ये कर रहे थे, तो मुझे सडनली वो कनेक्ट हुआ एकदम से सीन। Oh, he's a मतलब क्या बोलते हैं, he's a miracle child, he's a fantastic actor. True, true. एंड मुझे आई थिंक वो हमारे शो का सबसे यंगेस्ट सेलिब्रिटी रहा है अभी तक का, who has been on the show, right? एंड मुझे बहुत मजा आया ज़ाहिर के साथ शूट करके. It was an amazing. Yes, he's very talented, very matured. बहुत प्यारा बच्चा है वो जी. तो हातिम के, जब आप एक सुपर हीरो के रोल के अंदर गए हातिम के अंदर, तो आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ कुछ चेंजेस डेफिनेटली आए होंगे पॉजिटिव, और एक वो था ना यार सुपर हीरो वाली फील, किड्स आर लविंग यू, सो मच लव अराउंड, तो वो पहली फीलिंग कैसी थी? एंड यू नो व्हेन पीपल वर लाइक दैट्स I got your point. Surprisingly, it never happened in Hatim. Oh. Hatim में क्या था, I was shooting outdoors and I'm not very good with outdoors. Okay, I love getting back to my home at the end of the shoot. So एक तो subconsciously you know कि you're doing an outdoor, and not necessarily कि always you get those kind of facilities which you always want, even in a regular life. So उस time पे I used to be so dazed कि कब मैं वापस मुंबई जाऊंगा. तो उस time पे I more than thinking about my character, I used to think a lot about these things. Okay, but thank God it never showed on the screen. Mm-hmm. But जहाँ पे actually I जो एक होता ना कि your real character starts to influence you in your real life. वो मुझे हुआ था. There was a show called Sarthi which I did immediately after Hatim. Mm-hmm. Sarthi was a modern day Mahabharata. Okay. In which I was playing Karan. Mm-hmm. And that show did very well. It was for Star Plus. तो उसमें क्या, करण जो है वो बहुत दानी है. अच्छा. वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते. Okay. So my character was based on Karan's life. तो उसमें I had actually gone into depression. Oh. In real life. Because he gives so much. Okay, वो उससे किसी का दुख देखा नहीं जाता, वो खुद सफर करेगा दूसरों की भलाई के लिए. So that subconsciously, I don't know, that really got into me, and that's the first time there was a transition in me as an actor. Because what I realized कि Hatim, yes, has established me as a personality. Okay, I don't think so और कुछ बड़ी चीज होती मुझे establish करने. So thanks to Allah कि I got this opportunity with Hatim कि वो मुझे as a personality establish कर दिया. And now I had to get into the performance zone where I study the character, I start living the character, okay, and I start improving on my performance. So immediately there was a switch. After Hatim, when I took up Sarthi only for that reason. I could have gone ahead and done many more title roles, but I never wanted to. I immediately switched on to Sarthi, and वहाँ से मैंने एक अलग ही, what do you say, at that point of time when Saas Bahu dramas were at their peak, I took this very bold step of moving into, जैसे आप सिनेमा में एक पैरेलल सिनेमा होती है, okay, so to say, वैसे I shifted into something which is very character driven, something very deep, which is very effortless, okay, very meaningful projects, so mostly based on novels, okay, not the hero kind of image. So that happened with Sarthi, and then to back it up, there was another very brilliantly written show called Resham Dunk. So this was made by the makers of Khichdi. जो खिचड़ी बनाया उन्होंने, and बा बेबी बहू भी एक शो आया करता था उस वक्त.
तो वो सब, so this was a very different genre. This was a very serious kind of a show. Okay, it was a story of a father and son, Resham Dang, and till today it's very close to my heart, because especially my character. And wahan pe also, because it was a challenge for me, because at that time I had to play a 45-year-old. Okay. So I was like, I have to do this. I need to do this. That was in my mind. So, but that script was way ahead of its time. उस टाइम पे there was Star One, जो आज Star Bharat है. Star One became Life OK, and then Life OK became Star Bharat. तो उस टाइम पे it was coming on Star One, and it was very well written by Atish Kapadia, one of the very fine writers of Indian TV. But because that show was so deep and it was way ahead of its time, and it is not a TRP driven kind of a show. From that kind of show, the genre was such that one would never demand or command TRPs. And most of my shows have been like that. I have never, whichever shows I've opted for, I have never seen the show as a success, or how, on the whole. I've always thought about the very first fact, why have I been approached for that role? Then I feel really honored that I've been approached for that role. I feel very grateful, because the character is a very tough character, and if they've thought about me, then I'm very grateful to them that उन्होंने मेरा कुछ काम, पहले का काम देखा होगा, and they must have approached me. So even now, when I've done Dil Jaise Dhadke Dhadakne Do, which was my last show on Star Plus, unfortunately because of the lockdown, that show had to go off air. So there'll be no more of Dil Jaise Dhadakne Do now. Dil Jaise Dhadke Dhadakne Do. That was again very close to my heart, because I really worked very hard for that show physically as well, and very well made show. But then yet again, like I said, we were always prepared. We knew it. A kind of show like this, we have to be prepared. It might not, convince the entire audience. So, but I'm okay with that. I'm absolutely okay. I rather be known as a versatile actor, a creator, a creative guy, rather than being just known as, यार सुपर हिट शो का सुपर हिट हीरो. you know what I mean? जी. और दिल जैसे धड़के धड़कने दो में हमें बहुत अच्छा एक सरप्राइजिंग फैक्टर जो हमें लगा था कि हातिम इज देयर एंड शरारत से जिया इज देयर. तो इट वाज अ वेरी गुड फ्लैशबैक फॉर, मतलब हम सबके लिए बहुत अच्छा एक फ्लैशबैक था. वो जोड़ी में बहुत हमें मजा आया, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर था उसमें आपका, देव गुरु का, एकदम शांत, काम, मैंने देखा आपका हर एक जो कैरेक्टर जो आप प्ले करते हैं, स्टार्टिंग से अगर बात कर ले, हातिम हो, और इवन जो आपने तू आशिकी में प्ले किया था कैरेक्टर, वो कैरेक्टर हो, देवगुरु का हो, या आपने करण वाला जो बताया. आई थिंक आपने हिस्ट्री में यू आर द फर्स्ट एक्टर जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया था कि एक लड़का होके लड़की का रोल, किरदार प्ले करना, और वहां से वो जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो अभी तक रुक नहीं रहा है. तो अब तो काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है ये चीज. Thank you so much for the appreciation. Thanks to Allah that I got this opportunity to play a woman for the first time on Indian TV. And this happened post Hatim. So a lot of people told me, बहुत सारे directors थे, उन्होंने मुझे बोला कि what are you doing? आपकी image की बैंड बच जाएगी, आप मत कीजिए. And ये सिर्फ एक औरत का किरदार नहीं था, ये एक split personality का किरदार था. तो रात में वो तवाइफ बनता है और दिन में वो एक पागल आदमी है. You see, so and उसको बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट भी किया गया था. मिस्टर नरेश खन्ना उसके डायरेक्टर थे, जो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, इज नो मोर. तो उन्होंने उस कैरेक्टर को फील किया. ओके, तो तभी मैं उस कैरेक्टर को कर पाया. एंड इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस. ना कोई लुक टेस्ट हुआ था उसका, ना कुछ. और जो प्रोड्यूसर थी उसकी, रत्ना सिन्हा जी, शी हैड सो मच faith in me. So thanks to her as well. And आज तो उसके बाद जब मैंने वो किरदार किया था, तो मुझे बाद में पता चला कि एक फिल्म भी थी जो इंस्पायर्ड हुई थी उस किरदार से.
अच्छा। मुझे लगता है शायद आई डोंट नो, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है। फिल्म आई थी उससे जो इंस्पायर्ड थी, जो मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी की थी। तो यस, बट जो आपने बात कही थी कि हर जो किरदार मैं निभाता हूँ बहुत शिद्दत से निभाता हूँ और मैं वो किरदार बन जाता हूँ, मेरा हमेशा से ये मानना है, यू नो, कि कभी भी आप एक्टिंग नहीं करते हो, आप किरदार बन जाते हो। जी। और एक बार आप किरदार बन जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सांस लेने का तरीका भी बदल जाता है। बिल्कुल। सो एंड ये बहुत सारे, आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोग जानते हैं टीवी में, क्योंकि टीवी और फिल्म सच अ वास्ट मीडियम, तो बहुत सारे लोगों ने ये काम मेरा देखा भी नहीं होगा, you know, and I don't blame them because there are so many shows, so many channels, so many actors, जी। you know, so उस टाइम सोशल मीडिया shows नहीं था। just, yeah, sorry, उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। एंड अब खैर सोशल मीडिया आने के बाद भी तो आई एम वेरी शाय, आई वाज नेवर एक्टिव। अभी अभी थोड़ा सा मैं अपने घूंघट के बाहर निकला हूँ। जी, जी, जी। और मुझे लग रहा है जो हातिम में आपके साथ हूबहू थे, जो आपके मतलब हर चीज़ में आपके साथ ही थे। और वो भी काफ़ी आपकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर है, कहीं न कहीं वहाँ से इंस्पायर हुए हैं। और अब जो द कपिल शर्मा शो के अंदर वो भी सेम स्प्लिट पर्सनैलिटी एक फीमेल का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो मतलब एक ट्रेंड ऐसा नहीं नहीं इंडस्ट्री नहीं, सेट कर। नहीं अमन, वो बहुत अलग है। दैट जी, इज वेरी डिफरेंट। जी, Yeah, that is very different. उसमें split personality है ही नहीं. He becomes those characters ना. Those are episodes. तो कभी वो लड़की बन के आ गए, कभी वो कुछ और बन के आ गए. That is totally different. Here we are talking about one character who's split, and रात को he's somebody else, and in the morning he doesn't remember what he was the previous night. जी। So that is very different. You know, those two things are very different. राइट, राइट। एक So, मैंने but I really enjoyed. जी, हाँ जी। जी। एक मैंने बहुत शानदार चीज़ देखी है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बैंगलोर से आपने अपनी स्टडी पूरी करी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो यार ये मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो इतने सारे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैक्सिमम ऑफ देम, मैक्सिमम तो नहीं, कुछ पोर्शन ऐसा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा से पूछना चाहती थी कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते-करते अपने अंदर का कौन-सा सॉफ्टवेयर आप लोग डेवलप कर लेते हैं कि आप एक स्टार, एक सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। बचपन से मेरी मॉम मुझसे हमेशा ये कहती थी कि एजुकेशन इज अ मस्ट। सी, एजुकेशन में क्या होता है, इट इज नॉट ओनली द बुक नॉलेज, ओके, यू आल्सो गेन प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज यू you associate yourself with your teachers, the other friends in school, वहाँ का माहौल एक डिसिप्लिन होता है। ऑलराइट, सी, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई घर पे भी कर सकते हैं। ओके, आपको स्कूल एक इंस्टीट्यूशन में क्यों भेजा जाता है? क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है वहां पे। सो एजुकेशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इट इज नॉट ओनली द बुक नॉलेज। जी, ओके, वैसे तो कोई भी रट्टा मार के जाके एग्जाम में लिख के पास हो सकता है। जी, ओके, it is not only about, studying from the book and going and producing the same thing in the exam and getting 90-95%. बिल्कुल। All right, it's a blend of so many things. All right, so which I really, I'm thankful to mom, only because of her I think I became a software engineer. Otherwise I wouldn't have. उनका ये मानना था कि आप, you have a good education, get your degree, and then if you want to explore somewhere where you think you're passionate about something, so you take 1 or 2 years. I will give you 1 or 2 years, go and live your passion. So उस वक्त पे क्या था, I could have also done medicine. She wanted me to do medicine, ओके। but then I thought to myself कि यार medicine के लिए तो you need almost यार double triple the मेहनत of what you do in engineering. जी, जी, जी। Okay. And there's a lot of hard work. So I said, why waste that? Because if I do software, तो कहीं ना कहीं वो मेरे फ्यूचर में काम भी आएगा। बिल्कुल। Okay. अगर मैं मेडिसिन पढूं और एमबीबीएस की डिग्री हासिल करूं और उसके बाद if I'm not practicing, I'm not pursuing my career in that,
तो वेस्ट हो जाएगा ना. रादर समबडी एल्स वो सीट किसी और काबिल बंदे को चली जाए या बंदी को चली जाए तो बेहतर है. सो सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है कि यू नो इट्स इन टुडे, एवरीथिंग इज अबाउट कंप्यूटर्स. ओके, तो कहीं ना कहीं इफ एवर आई हैव टू फॉल बैक ऑन इट, आई विल. आई मीन, बट यस, अभी तो आई हैव कम अ लॉन्ग वे. आई डोंट नो व्हेन दैट्स गोइंग टू हैपन. सो हाँ, सो इसी की वजह से आफ्टर आई गॉट माय डिग्री I was given the permission to come to Mumbai by my parents, and once again thanks to them for trusting in me and believing in me. यहाँ पे आने के बाद then it started. Then my career started because I came here. I didn't know what to do. It was that time TV ऐसा नहीं था जो आज है. जी जी. Okay, उस टाइम पे सिर्फ I think Sony चैनल हुआ करता था जिसमें CID और एक हिना एक सीरियल था. वो सिर्फ ये दो I think चलते थे. And ZTV was there, Snakes and Ladders, and ऐसे वैसे shows आया करते थे, very cute ones. Okay. And Star Plus was not Star Plus what it is today. Star Plus had shows like Santa Barbara and Bold and the Beautiful, and those kind of shows. Okay. So that's how my journey started. I did a lot of ads and music videos, and then I got into television. And I think it's a very, very, very long way कि आपने इतनी लंबी जर्नी तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम पे पहुँचे हैं. और yes, yeah, I know, because basically वक्त ऐसे बीता बीच में, always most of the time it happens कि एक सही किरदार की तलाश में रहता हूँ जी. and लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मैं गायब हो गया हूँ. जी जी जी. मैं कहीं चला गया हूँ मुंबई छोड़कर. जी नहीं, मैं बिल्कुल यही हूँ. लेकिन जब तक इफ आई डोंट गेट अ कैरेक्टर which helps me grow as an actor, I won't want to get into it. Right. You know, unless in between, if there are a few episodics, you know, my life should function. I can't just stay without earning. You see? So बीच में कहीं कुछ ऐसी चीजें आती हैं which are not bad and which I think I will not look bad by doing those, or where I would not probably unlearn what I know, what I have learned. I go for it. I do them. Right. Okay. Because भैया रोजी रोटी भी important है यार. यही that is what I mentioned previously also कि आपका जो भी आपने कैरेक्टर्स प्ले करें वो अपने आप में बहुत यूनिक और हटके होते हैं और बहुत ही अच्छा आप मतलब you know selective work करें. Exactly. क्योंकि because I mean business, मेरा बहुत thinking बहुत अलग है. शायद most of my friends also don't agree with it. See, I take my work very seriously. Okay, and I think that's why I think by the end of a show, I'm very tired. Basically because I'm tired mentally because I think so much about it. Okay, and पहले तो ऐसे होता था कि I was doing a show called Gulal for Star Plus. Yet another very well made show. Okay, it was written by the writer of Black, जो बच्चन साहब की जो Black फिल्म थी, उसके राइटर थे प्रकाश कपाड़िया जी. It was written by him. And for the first time on Indian TV, I got a 20 episodes का bound script. Okay. जो कभी मुझे जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तब से मुझे ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं था. And I don't think so कई एक्टर्स के साथ होता भी होगा, अभी होता होगा. But way back in 2010 when I did the show, I got a 20 episodes का bound script and amazing experience in Gulal. You know, that also was a completely different character I played. So yes, so I think no regrets because I have played almost all the possible characters which have come my way. So एक अभी हमने जो एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत करी, जैसे आपने कहा कि आप मेडिसिन में जाना आपने नहीं प्रेफर करा बिकॉज यू थॉट कि वो सीट किसी और इंसान को मिल जानी चाहिए जो उसको एज अ कैरियर परस्यू करना चाहता है. तो मुझे लगता है यार इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर हम अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करें, कि जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, तो उनके लिए
उसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैक्सिमम ऑफ द रीजंस ये होते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है यार किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, स्कूल बैग्स का खर्चा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? किताबें इकट्ठी करके दे सकते हैं, द बुक ट्रेन चला सकते हैं, किस तरह के आपको लगता है कि यार मतलब लोगों को आगे आके इनिशिएटिव लेना चाहिए? क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों के लिए करना, मुझे लगता है ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। देखिए, इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि फिलहाल ये जरिया इन बच्चों को हेल्प करने का जी काफी बेहतरीन हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जी पहले नहीं था ऐसे, क्योंकि पहले अगर पहले आपको अगर कोई एक ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, अगर वो तकलीफ में है, उनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, वक्त पे खाना नहीं मिल रहा है, ठीक से कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए, तो हमको उनके बारे में 1 या 2 साल के बाद पता चलता, वाया 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 वाया, वर्ड ऑफ माउथ। जी लेकिन जी आज क्या है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हमको फौरन पता चल जाता है कि भैया ये जगह है, ये सिटी है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो तकलीफ में है और उनको मदद करने की जरूरत है, जी यू नो। और तो अब और काफी लोग हैं और मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहूंगा जो टेलीविजन इंडस्ट्री में है और फिल्म्स में भी हैं। बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं ऐसे बच्चों की। जी और अ, अ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप करो, लेकिन आप अपने हिसाब से करो। जी कोई आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। आपको 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 किसी को भी फोर्स करना नहीं चाहिए। वो अपने उसकी नीयत ऐसी होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है। जी और हमेशा ऐसा कहा गया है कि जब आपका राइट हैंड करेगा तो आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए। वो होता है एक्चुअल दान, जी जी विच आई फील। ये मेरे हिसाब से है। जी 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 ओके, तो कई लोग हैं जो कर रहे हैं लेकिन फिर भी किसी को नहीं बताते। जी ओके, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं जो कर रहे हैं और कई लोगों को पता नहीं है कि वो कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजार, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर कोई अपनी बच्चों की पुरानी किताबें संभाल के रखें, और क्योंकि मैंने देखा है हमारी फैमिलीज, इंडियन फैमिलीज के अंदर एक ट्रेंड है हम्म, कि जब किताबें पुरानी हो जाती है तो रद्दी वाला आया है गली में तो उसको दे दो। जी सो आई जी। थिंक वो 200-500 रुपए बेच के हाँ लाना हाँ, चाहिए। नहीं आप लेकिन अमन मैं बताऊं, ये करते हैं अभी भी बहुत। अभी हर जगह होता है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू फॉर अ वेस्ट, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग आउट द बुक्स, बहुत सारे हैं जो ऐसे बच्चों की मदद करते हैं, बुक्स उन बच्चों तक पहुंचते हैं। ये अभी अभी होना शुरू हो गया है और आगे भी इंशाल्लाह बहुत होगा ऐसा। बिल्कुल तो एवरीबडी हैज, दे आर वेरी अलर्ट दैट कि कहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे हु आर इन नीड ऑफ सच फैसिलिटीज। जी तो अभी हो रहा है एंड आई थिंक ये और बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप इस इंडस्ट्री के हैंडसम हंग बैचलर हैं, मोस्ट एलिजिबल हैंडसम हंग बैचलर हैं, और आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि यार आपका शादी का क्या प्लान है और आप किस तरह के हमसफर को ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? यार सबसे पहले मुझे आपने, आई डोंट नो, मैं आई एम लिटिल सरप्राइज कि आपने इतनी तारीफ कर दी मेरी, बिकॉज आई फील आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग गाय। ऐसा कुछ नहीं है हैंडसम वैंडसम ये वो व्हाटएवर। आप हमारी नजर से देखिए, हमारे चश्मे से देखिए। आप आप का दिल बहुत साफ है, ये आपका बड़प्पन है जो आप बोल रही है। थैंक यू सो मच। बिकॉज ये देखो, अगर मैं गुड लुकिंग हूं या हैंडसम हूं या जो भी है, उसमें मेरा कोई इनपुट नहीं है। ये अल्लाह ने लुक्स मेरे पेरेंट्स को दिए हैं जी और मेरे पेरेंट्स से मुझे ये लुक्स आए हैं। तो ये मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं वो क्रेडिट मैं अल्लाह ताला और मेरे माँ बाप को दूंगा। जी मैं नहीं लूंगा वो क्रेडिट। जी ओके,
बट क्योंकि मेरे कानों को वो तारीफ सुनने में आ रही है, तो मैं थैंक यू बोलूंगा आपको और जितने भी लोग मुझे थोड़ा बहुत गुड लुकिंग समझते हैं। रही बात शादी की, मैरिज इज अ गैम्बल, जी ओके, एंड so you have to take very cautious steps and baby steps towards it. मेरा ये मानना है, okay. जी जी So I have left that to my mom, my parents. I've left up to them to देखते हैं, and they have left it to me, saying that कि you let us know, and I tell them you let me know. तो ये अभी वही चल रहा है, but हाँ, पासिंग द पार्सल चल रहा है अभी, passing the parcel चल रहा है. So I don't know if it has to happen, it will happen, and ये भी अल्लाह की मर्जी है, जब होना है वो होगा. It's not that कि जब होने वाला है I will stop it, ऐसा कुछ. No, not at all. Let it happen on its own. ये obviously अल्लाह ताला की मर्जी होगी और मेरे माँ बाप की खुशी डेफिनेटली उसमें होगी, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है. तो कभी सोचते हैं और probably never know if I meet somebody, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक. If I meet somebody and देखते हैं यार, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, देखते हैं. ओके तो अब कभी सोचे यार कि ये क्वालिटी होनी चाहिए मेरे लाइफ पार्टनर में तो बहुत अच्छा हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी गुड? First of all, she has to respect her own parents. Okay, she has to respect her own parents. जी And I think then only she will be able to respect my parents. बिल्कुल. So बड़ों की इज्जत करना है, बस ये एक सिंपल बेसिक क्वालिटी है. आई थिंक ये नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए उसके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कर रही हूँ, नहीं. आई फील बिकॉज सबसे पहले तो see, if you're pointing out fingers at others, the rest of the fingers are pointing out at you. All right. तो अगर मैं अपने आप को लूं, तो I've always believed in respecting elders. तो चाहे वो मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स हों, चाहे वो मेरे टीचर्स हों, चाहे वो मेरे नेबर्स हों जो मुझसे एल्डर हैं, ओके, उन बड़ों का लिहाज करना. So obviously, I mean, I know कि because I respect my own parents and others' parents also so well, so much, I will definitely respect my in-laws too. So वो अगर मुझे झलक नजर आ गई ना किसी में, of course बहुत सारी दूसरी चीजें हैं वो, I mean, of course even you know कि सिर्फ एक reason की वजह से you will, you won't want to go and tie the knot. I mean, you will have to know the person. Yeah, you will have to know the person. एक चाह होनी चाहिए. You should like that person and that person should like you. She should like your qualities. But जो आपने वो एक quality का पूछा ना, ये एक quality है which I feel a lot of marriages which have happened in during our parents and grandparents generation, they have lasted. True, actually. क्योंकि आप जब एक बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करते हो तो उनसे इतनी दुआ मिलती है, वही काफी होती है कि आपको एक हाफ सेंचुरी एनिवर्सरी रीच करने के लिए. जी 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 बिल्कुल. ये आपने बहुत मुझे लगता है एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखें तो यही सेम चीज के ऊपर ज़ायद और मैंने लास्ट वीक बात करी कि ओल्ड एज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. एब्सोल्युटली. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल आज के जनरेशन में ये क्वालिटी नहीं है, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मेरे हिसाब से अगर मुझे वो एक क्वालिटी, वैसे तो मैं तो बहुत सी चीजें देखता हूँ और सबको देखना चाहिए यार, क्यों नहीं. मैरिज हैपेंस ओनली वंस, कम ऑन. या सो ये एक वो क्वालिटी है. जी ओके. सो आई एम श्योर सारी लड़कियां देख रही हैं, सुन रही हैं, और हो सकता है एक आधी लड़की तैयारी भी कर रही हो आपके लिए आप तक पहुंचने के लिए. ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको आपका हमसफर मिल जाए. हम तो यही. लेकिन अमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे से पहले आपकी शादी हो जाएगी? नहीं,
नहीं, ये मेरी मम्मी देखने वाली है क्योंकि वीडियो। अच्छा, मम्मा प्लीज इग्नोर दिस लाइन, मैं अभी नहीं करने वाली इतनी जल्दी। नहीं नहीं आंटी, अभी हो गया, वक्त हो गया, बाल काफी लंबे हो गए, जल्दी करवा दो शादी। आई विल कट इट हियर। बाल कटवाने जी। सो आप एक यूथ आइकन हैं और देश का जो बच्चे हैं जिन्होंने आपको हातिम के किरदार में देखा, आज वो एक यूथ हैं, और भी जो युवा हैं जो हमारे देश के, वो आपको देखते हैं एज अ यूथ आइकन, दे लुक अपॉन यू। तो आपकी दे वांट टू नो कि अगर कोई एक ऐसा बच्चा, कोई ऐसा यूथ अगर इंडस्ट्री में आना चाहता है जिसका इंडस्ट्री में कोई लिंक नहीं है जैसे कि आप थे, तो कैसे उसको यहाँ तक मुंबई में आने के बाद किस तरह का उसको स्टेप लेना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में आगे आगे बढ़ सके? सबसे पहले तो आपका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपका बेस है। ओके, क्योंकि कल आपको किसी के आगे मजबूर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास एक एजुकेशन की बैकिंग है तो आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो। ओके, तो आपने अपना एजुकेशन हासिल कर लिया, आप मुंबई आए, और आप सबसे पहले तो कभी ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। जी। ओवर एक्सपेक्टेशन सबसे गंदी चीज होती है, चाहे वो आपके करियर में हो, या चाहे रिलेशनशिप में हो, या कहीं भी हो, या आपके थॉट्स में भी। ओवर एक्सपेक्टेशन कभी मत रखिए। आप अ, आपको और जितना चादर है उतना पैर फैलाइए। ऐसा यूजुअली होता क्या है कि कभी हो सकता है पहले 2-3 साल आप सुपरस्टार बन गए, आपका करियर बहुत अच्छा चल गया, और उसके बाद डाउनफॉल आने लग गया। तो आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि अरे पहले 2-3 साल मेरा करियर इतना अच्छा चला तो वैसे ही चलेगा, आएगा वक्त आएगा। तो उससे क्या होता है, 10, 10, 15, 20 साल बीत जाते हैं। जी। अगर आपके पास उतना वक्त है, अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं यहां मुंबई में रहकर, तो ये सब चीजें आपको बहुत आगे की सोचनी चाहिए। ओके, कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या है मेरा, क्या देखो ये सब ना, मैं बताऊं अमर, इट्स वेरी इजी टू से, बिल्कुल। लेकिन जब आप अगर एक बहुत पैशनेट एक्टर है, अगर आप इस फील्ड में आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है आपको कोई और राह चुनने के लिए, जी। बिकॉज यू आर सो पैशनेट। एक होता है कि आपने अपने आप को टाइम दिया कि 3 साल जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, मुझे ऐसे ही टीवी पे आना है, मैं चाहता हूं मेरे फैमिली मुझे टीवी पे देखे। जी। 3 साल बस, या 2 साल, चाहे वो रियलिटी शो हो या सीरियल हो या फिल्म हो, वो अलग बात है। ओके, और दूसरी बात, जब आप यहाँ पे जब आपका स्ट्रगल चल रहा हो, या आप ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन गए हो, या जो भी हो, अपने फैमिली से कनेक्टेड रहिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली आपका पिलर है। ओके, वो चाहे आप सुपरस्टार बनो या ना बनो, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जी। क्योंकि आप उनके लिए ना एक सेलिब्रिटी हो ना एक सुपरस्टार हो। ओके, आप उनके बच्चे हो, तो वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसके लिए फैमिली से कनेक्शन कभी मत तोड़िएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कनेक्शंस ही हैं जो हमें लाइफ में आगे जाके सपोर्ट करते हैं, चाहे इमोशनल सपोर्ट, बिल्कुल हर तरह का बिल्कुल बिल्कुल। सपोर्ट है, आपको हेल्प करते हैं हर चीज से फाइट करने में, चाहे आपका डाउनफॉल हो लाइफ का, मोटिवेट करते हैं, नेवर लेट यू डाउन। एब्सोल्युटली जी। एब्सोल्युटली। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप काफी सिलेक्टिव, हमारी जो डिस्कशन हुई, रोल्स करते हैं, बहुत ध्यान से स्टडी करके आप चूज करते हैं। तो आज आपने हमारा शो को भी बहुत ध्यान से, आई एम श्योर, स्टडी करके चूज किया। यू डिसाइडेड टू बी हियर। आपने बहुत सारे रेडियो जॉकीज को, बहुत सारे न्यूज जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन आज पहली बार एक वीडियो जॉकी, एक वीजे को इंटरव्यू देने के बाद देते हुए आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा इस शो के अंदर? पहली बार, और वो भी इस तरह, पहली बार। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मेरा एक फर्स्ट टाइम इस तरह से वीडियो पे पहली बार मेरा इंटरव्यू हो रहा है। एंड दूसरी चीज क्या है, अमन, मुझे खुशी इस बात की हुई थी क्योंकि मुझे अप्रोच करने से पहले आपने मेरे बारे में होमवर्क किया था। जी। ओके, आपको पता था कि मैं किस तरह से
अपने कैरेक्टर्स को चूज करता हूँ, मेरा करियर ग्राफ, हर चीज आपको पता थी। तो इसके लिए आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बिकॉज क्या है यूजुअली बहुत सारे लोग जस्ट आपको एक जनरलाइज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ओके ये टीवी एक्टर है, ये है, ये क्वेश्चंस है, ये वो है। तो वो मुझे जमता नहीं है, बिकॉज तब उसमें क्या होता है, उस इंटरव्यू में मजा नहीं आता है। ओके, जब कोई आपसे रिलेट करता है, आपके बारे में अगर उसने इतनी जांच की है, तो वो तभी आपसे वो सवाल पूछ पाएगा जी। ओके, उस तरह से। बिकॉज क्योंकि अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो यू आर लिविंग राहिल आजम जी, और तब आप सवाल पूछ रही हैं। सो इट्स बेसिकली राहिल आजम इंटरव्यूइंग राहिल आजम। जी जी सी, सो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर एक नॉर्मल एक इंटरव्यू हो कि अच्छा व्हेन डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू कम, ये कैसा है, वो कैसे है, नहीं, तो वो तो किसी को भी पूछ सकते हैं आप। मेरे ऊपर 4-5 लोगों के एक्टर्स का मास्क डाल दो, एक ही इंटरव्यू हो जाएगा वो। ओके, कॉपी पेस्ट कर दो। बट बिकॉज आप जानते, बिकॉज कोई भी कभी भी मुझे कोई भी रोल के लिए कॉल आता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आप लोगों ने मेरे बारे में क्यों सोचा। तो कई लोग बोलते सर मैं हमारे बायोडेटा में आपका नाम था, आई कीप द फोन। अच्छा जी, ओके, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। बिकॉज होता क्या है, वो एक किरदार, एक राइटर एक किरदार लिखता है, जब कास्टिंग का वक्त आता है तो वहां पे पता चलता है आपको ये एज ग्रुप है, तो ठक 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 खोला आपने, पता चला इनके बायोडेटा में ये एक्टर्स हैं जो ये एज ग्रुप में होते हैं, आपने नंबर डायल किया। तो जितने भी मैंने शोज किए हैं वो कॉल्स ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो कॉल ऐसा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। वहां पे जब मैं गया तो वो पहले तो स्क्रिप्ट का नरेशन होता है, और मोर देन दोज पीपल इंटरव्यूइंग मी, आई इंटरव्यू देम। बिकॉज क्या है, बिकॉज मुझे प्रूफ करना है अपने आप को, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है मेरी काबिलियत के बेस पर, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं ना सिर्फ 100% अपनी तरफ से दूं, बल्कि 200%। जी। और जो रिवॉर्ड मुझे मिलता है मेरे डायरेक्टर्स से और मेरे प्रोड्यूसर से, वो ही सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। बिल्कुल। ओके, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। जी जी। सो थैंक यू सो मच राहिल सर, आपसे मिलके बहुत Pleasure. अच्छा लगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन दिस शो नो सेलिब्रिटी केवाईसी। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी हार्ले डेविडसन जल्दी लेके आएं, ताकि हम अगली वीडियो उसके ऊपर बैठ के दोनों हेलमेट पक्का करें। यस, या प्रे फॉर मी एंड एवरीबॉडी। मुझे दुआ में याद रखें, खुश रहे, सुरक्षित रहे, और अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करते रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बाय बाय, प्लेजर।